नहीं खोल रहे हो? मैं कहूंगी अगर मैं उसे जानती तो खोल देती। इसका मतलब है कि अभी वो खड़ा है और मैं क्यों नहीं खोल रही हूं? क्योंकि मैं उसे नहीं जानती हूं, है ना? तो ये क्या है? इमेजिनरी स्टेट है ना, तो मैं एक्शन और स्टेट को एक साथ ले रही हूं। नो तो स्टेट है, एक्शन भी होता। यानी पोजेशन बताना है तो मैंने हैड लगाया, क्योंकि आप कहते हो आई हैव अ कार, मतलब पोजेशन बताता है। वॉज वर पोजीशन बताता है, और ये वर्ब का फॉर्म देखो। लेकिन आप मार्क कर रहे हो हम सब जगह वर्ब के सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चीज है, खाली इमेजिनेशन वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगाया, मैंने एक और स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है उसके आगे। क्या स्ट्रक्चर है कंडीशनल सेंटेंस प्योर इमेजिनेशन का? इफ वाले भाग में अगर आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखे, और ये सेकेंड फॉर्म याद रखना कभी भी वॉज नहीं होगा, ठीक है? तो आगे आपको सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म दिखाई देना चाहिए, ये होना चाहिए। मतलब कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लो। कब का कंडीशनल सेंटेंस? प्रेजेंट के इमेजिनेशन का। WH फैमिली मिडिल में है, वहां सब्जेक्ट ही नहीं है, तो मैं इज कहां लगाऊं? WH फैमिली के बाद ही लगाऊंगी ना, सब्जेक्ट थोड़ी है। यस, टू में हैड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि हैड के बाद वर्ब का कोई थर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा आपको, ठीक है? और ये जो है इसमें ध्यान रखना, ये कंडीशनल सेंटेंस प्योर इमेजिनेशन का है, जिसमें इस भाग को प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और प्रिंसिपल एडजेक्टिव में देखोगे ना, तो उसका मीनिंग होता है मेन, इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज ये कहलाता है, ठीक है? और इफ वाला जो भाग होता है ना, उसको हम लोग सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। सब ऑर्डिनेट क्यों कहलाता है? क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर मैं पंछी होती तो क्या करती, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है? बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? और इसमें एक चीज और ध्यान देना आप, कि यहां पे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 है, जो इन तीनों में है, इन तीनों में है। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला भाग, फर्स्ट सेंटेंस है ना, प्योर इमेजिनरी पोजीशन वाला, इनको हम इन्वर्जन में लिख लेते हैं। यानी सिर्फ जो इमेजिनरी पोजीशन वाले वाक्य होते हैं ना, ये इन्वर्जन में हो जाएगा। अगर आप बाय चांस इफ हटा दोगे तो नीचे लिखो, पर ये दोनों एग्जाम्पल लिखो।
लिख लिया? देखो ध्यान से, इन दोनों सेंटेंसेस में एक गड़बड़ किया खाली हमने। क्या किया? इफ हटा दिया। भाई इफ हटा दिया तो बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया। क्यों? क्योंकि यही तो कंडीशनल बना रहा है। मतलब बिना इफ के कंडीशनल सेंटेंस तो होगा ही नहीं कि अगर मेरे पास 2 घर होते। अरे नहीं है तभी तो ये हो रहा है ना? अगर मेरे पास 2 घर होते तो मैं तुम्हें 1 दे देता, यानी कि मैं नहीं दे पा रही। अगर मैं ये जानती उसको तो दरवाजा खोल देती, इसका मतलब मैं नहीं जानती हूं, है ना? दिस मीन्स ये इफ ही तो इतना इंपॉर्टेंट है कि कंडीशनल बना दे रहा है इस वाक्य को, और मैं इफ को ही गायब कर दूं। तो देखो वही काम करते हैं इन्वर्जन में कि अगर मैं सीधा बोर्ड को उठा के पीछे लगा दूं तो क्लास नहीं चलेगा, बल्कि मुझे फिर पूरे क्लासरूम को उसी के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। अगर मैं कहूंगी कि नहीं ये चीज यहां नहीं रहेगा, तो अगर यहां पर नहीं रहेगा, अगर ये बोर्ड को यहां से हटा दूं तो फिर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं तो कहां पढ़ाऊंगी मैं? वही चीज है, इफ को यहां से हटा दोगे तो कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना, ताकि सेंटेंस सही हो। दिस इज इन्वर्जन। ठीक है? इसका मतलब है कि एक ही जगह है जहां पे हम कर सकते हैं। फिर इसमें तो हैड आई 2 हाउसेस होता ही नहीं है ना? और न्यू आई यू हिम नहीं होगा। अगर मैं उठा के डिड लगा दूं तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, इसलिए ये दोनों नहीं हो पा रहा है। इसे लिखो नीचे। इफ कंडीशनल सेंटेंस का एक महत्वपूर्ण भाग है। इफ इज an important part of conditional sentences. If is an important part of conditional sentences. अगर if को हटा दिया जाए, if we remove if, तो कॉमा, if we remove if तो कॉमा वर सब्जेक्ट के पहले चला जाएगा। वर विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। तो वर सब्जेक्ट के पहले चला जाएगा। वर विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर को इन्वर्जन कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इन्वर्जन। इसी स्ट्रक्चर को इन्वर्जन कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इन्वर्जन। लेकिन बट ये सिर्फ इमेजिनरी पोजीशन का ही किया जा सकता है। बट दिस स्ट्रक्चर कैन कम ओनली फॉर इमेजिनरी पोजीशन। ये सिर्फ इमेजिनरी पोजीशन का किया जा सकता है। दिस स्ट्रक्चर कैन कम ओनली फॉर इमेजिनरी पोजीशन। ठीक है? यानी देखो दोनों में मैंने इफ हटा दिया तो इमेजिनरी हो गया। अब एक बात बताओ जरा, वर आई अ बर्ड क्या कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बर्ड बन सकती हूँ या मैं आपकी जगह हो सकती हूँ। इसका मतलब क्या है? इफ ही वर ही इन योर शूज, इसका मतलब अगर वो तुम्हारे जूतों में होता, जूतों में होता मतलब ये कहां से बना है? सुनो ध्यान से। कहते हैं द वेयरर नोस वेयर द शू पिंचेस, यानी पहनने वाले को पता होता है कि जूता कहां काटता है। इसे कभी आप किसी पर हंसते हो, मजाक उड़ाते हो, उसके पोजीशन पे नहीं है आपको पता कि आप उस पोजीशन पे नहीं हो। अगर उस पोजीशन में होते तो पता चलता कि उसका पोजीशन कितना डिफिकल्ट है। इसलिए कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे शूज में होता, इसका मतलब मैं तुम्हारी जगह पे होता। ठीक है? तो मैं इतना जेनरस, इतना दिलदार नहीं होता। इसका मतलब हो गया कि मैं आपकी जगह पे नहीं हूं। और अगर होता, इमेजिनेशन है,
इफ हटा दिए तो वर्ड उठ के आगे आ गया। यानी मैं आपकी जगह पे होती, ये तो प्योर कोरी कल्पना है ना, जो पॉसिबल नहीं है। इसी को कहते हैं हम क्लोज्ड केस। लिखना, ये सभी एग्जाम्पल्स क्लोज्ड केस के हैं। All these examples are of closed case. A closed case का मतलब है कि जो कभी हो ही नहीं सकता, not possible। ठीक है, ये सभी उदाहरण क्लोज्ड केस के हैं। इसका मतलब हुआ कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कभी होगा। क्वेश्चन क्या है? रविकांत, पिछले साल का देख लो कट ऑफ, बस और कुछ नहीं बता सकते हैं। सुनो, क्लॉज में अगर मैं ये कहूंगी तो इसमें तो कर रहे हैं ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज में इन्वर्जन तो कर रहे हैं। आई विश आई वॉज देयर गलत है, आई वर देयर कर दो। नोबडी कुड टेल होगा ना, कुड टेल होगा। कुड के बाद मॉडल लगा दिया आपने, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म होता है। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? बोलो। बस सिंपल पास्ट टेंस खत्म है। सिंपल पास्ट टेंस में इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं।
सुमन आप रिकॉर्डिंग भी देख लो सकते हो, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में देख लेना। इट इज टाइम यू वर इन बेड, बिल्कुल सही है कुलदीप, इस समय आपको बिस्तर पे होना चाहिए था, इसका मतलब नहीं हो, यानी वही तो इमेजिनेशन है। ऑल कंडीशनल सेंटेंसेस क्लोज्ड केस नहीं होता अभिनव, अभी मैंने आपको जो पढ़ाया बस वही क्लोज्ड केस था, और एक और है, अभी हम चलेंगे। अभी कंडीशनल सेंटेंस का सिर्फ एक भाग देखा है आपने। सब्जंक्टिव मूड जो होता है चंदन ना, बिल्कुल सही कर रहे हो, सब्जंक्टिव मूड पढ़ा दिया मैंने आपको, वो मैंने आपको पास्ट सब्जंक्टिव मूड पढ़ा दिया है। चलो सिंपल फ्यूचर में आओ, देखो ध्यान से, इस 9 सेंटेंसेस में आपका फ्यूचर टेंस सेंटेंस जो होते हैं क्लियर हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से, लेकिन उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस चालू हो जाएगा, इसलिए एक और क्वेश्चन लिख लो। टेंथ नंबर, नोबडी कुड टेल होगा ना, कुड के बाद मॉडल है, टेल लगाओ। अब देखो जरा फर्स्ट सेंटेंस, मैं कल आऊंगी और वो मेरे साथ रहेगा। मैं कल आऊंगी, आई शैल है, लेकिन उस लड़के के साथ विल है। शैल और विल फ्यूचर बताता है, और सिंपल फ्यूचर बताता है जो कार्य भविष्य में होगा, इसकी बात करता है। लिखो फर्स्ट का, जो कार्य भविष्य में होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। जो कार्य भविष्य में होगा, एक्शन टू टेक प्लेस इन फ्यूचर will come in simple future tense, will come in simple future tense। ठीक है, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, शैल या फिर विल, ठीक है। और शैल विल मॉडल है, उसके बाद जब वर्ब आता है तो बेस फॉर्म में आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट उसके बाद आया तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। शैल का प्रयोग हम करेंगे आई और वी के साथ, बाकी जितने बच गए वो सारे के साथ विल आएगा। ये आपका स्ट्रक्चर है। नवनीत क्वेश्चन जो पूछा आपने, रुक जाओ, सिंपल पास्ट का एक छोटा सा पॉइंट, एक और क्वेश्चन लिख लो। एक और सेंटेंस लिखना, सिंपल पास्ट का जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग चलो मैं। इट इज हाई टाइम, अगर मैं कहूं इतना देर हो चुका, अभी तक आप पढ़ने नहीं बैठे हो, इसका मतलब है इस समय क्या होना चाहिए था, इस समय आपको पढ़ना चाहिए था, है ना। अगर मैं ये कहूं इस समय आपको बिस्तर पे होना चाहिए था, इट इज टाइम यू वॉज इन बेड, नहीं यू वर, यू क्यों लगाऊं मैं, यू के साथ तो सबके साथ वर ही आता है, यू हमेशा वर्ड लेता है, मैं ही लगाती हूं ताकि आप समझ में आए आपको, ही के साथ तो वॉज आता है। आप रात में 12 बजे घर पहुंचे हो, कोई छोटा बच्चा खेल रहा है तो कहोगे इस समय तो उसे बिस्तर पे होना चाहिए था, ये सारा इमेजिनेशन है। इस समय तक तो आपको पढ़ना चाहिए था, आपको बैठ के पढ़ना चाहिए था, आप तो खेल रहे हो,
इट्स हाई टाइम यू स्टडीड, अभी तक शुरुआत नहीं की हुआ पढ़ाई का। और यहाँ कह रही हूँ ये समय था जब इस बच्चे को बेड में होना चाहिए था, नहीं है। ये सब भी तो प्रेजेंट इमेजिनेशन वाले हैं, ये सारे तो इमेजिनेशन है। इसे लिख सकते हो, इसका लिख सकते हो अलग से कि इट्स टाइम, चाहे इट इज टाइम या फिर हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट हो तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। ये भी इमेजिनेशन बताता है, ठीक है। ये भी इमेजिनेशन बताता है। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम बता रहा है कि सर से पानी गुजर चुका है, अभी तक तुमने पुलिस में कंप्लेन भी दर्ज नहीं कराया है। अभी तक तो पुलिस में कंप्लेन दर्ज करा के हमें ये निपट लेना चाहिए था। तो मतलब क्या बोलूंगी मैं, इट्स हाई टाइम यू लॉज्ड अ कंप्लेंट। अब जैसे मान लो क्लास चल रही है, ठीक है ना, जैसे क्लास खत्म हो गई, मैं कहूंगी इट्स टाइम टू गो होम, क्योंकि 7 बजे हैं तो अब समय हो गया है जाने का घर, तो मुझे कहना चाहिए इट्स टाइम टू गो होम। अब यहाँ पे आप 7:30 बजे तक बैठे हो, तो जो आखिरी स्टाफ निकलेगा कहेगा इट्स टाइम यू वेंट होम, यानी कि अब तक आपको जा चुका होना चाहिए था। लेकिन अभी रात के 10 बजे तक बैठे हो, तो जब अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि आपके पेरेंट्स तो बहुत परेशान हो रहे होंगे, तो मुझे लगेगा कि ये तो सर से पानी गुजर रहा है, अभी तक नहीं गया है, तो मैं कहूँगी इट्स हाई टाइम यू वेंट होम। क्यों? क्योंकि इस समय तक आपको जा चुका होना चाहिए था, आप वहीं बैठे हो। प्रेजेंट में कहाँ होना चाहिए था आपको? घर में, और आप यहाँ बैठे हो, तो मैं क्या कहूंगी, इट्स टाइम यू वर एट होम, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पढ़ा देते हैं ऐसे करके, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम करके। लेकिन बात क्या है ना कि इसको आपको समझना पड़ेगा। इट्स अबाउट टाइम के बाद सब्जेक्ट है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। लेकिन अगर हम ये कहें कि अब समय हो गया घर जाने का, तो क्या बोलना चाहिए, इट्स टाइम टू गो होम, है ना। लेकिन टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, वहां तक कुछ नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, ठीक है। और पूछो, सब्जेक्ट नहीं हो तो फिर दैट प्लस सब्जेक्ट कुछ तो लगाओगे। इट्स टाइम ही वर इन बेड होगा, समर का देख लो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, टेस्ट सीरीज के लिए। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आओ, मैंने फर्स्ट बताया आपको कि मैं कल आऊंगी, आई शैल कम टुमारो, और वो मेरे साथ रहेगा, तो वो जो है अदर सब्जेक्ट के साथ है, और मैं आई और वी के साथ शैल लग रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने, अगर आप कुछ मुझे दिखा रहे हो, मैं कहूंगी आई विल चेक द लिस्ट, आई विल सी टू इट। तो कोई मैं प्रॉमिस, कोई ऐसा थोड़ी है कि जबरदस्ती कि हाँ मुझसे कोई करना ही है मुझे, मैं कोई प्रॉमिस भी थोड़ी कर रही हूँ आपको। मैं कह रही हूँ मैं देख लूंगी, आई विल चेक इट। यानी मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी के साथ वो लगा देते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल लगा देते हैं, ये चलता है। लिखो, मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कर लेते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में, इन मॉडर्न इंग्लिश वी यूज विल with all the subjects. In modern English, we use will with all the subjects. राम नारायण, ये होगा it is time he were in bed. It's time he went, verb का सेकेंड फॉर्म बिल्कुल सही है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो होगा ही, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जानते हो इसका भी रूल है। रूल कहता है
कि अगर डिटर्मिनेशन की बात कह रहे हो, कोई दृढ़ निश्चय, अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो यानी वादा, अगर थ्रेट लगा रहे हो, थ्रेट दे रहे हो, किसी को धमकी दे रहे हो, ठीक है, और किसी को सलाह दे रहे हो, ठीक है, तब आई और वी के साथ उल्टा हो जाता है, शैल नहीं विल आएगा। और जो बाकी सब्जेक्ट्स है ना, अदर सब्जेक्ट्स जो होंगे उनके साथ विल आता था ना, अब शैल हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। नोट लिख लेना और इसको लिखो, देखो उल्टा हो जाएगा। लिख लिया? आप देखो ध्यान से, डीडीए के लैंड्स में या फिर सरकारी लैंड में बोर्ड लगा रहता है ट्रेसपासर्स। देखो TRE डबल एस नहीं होता, एक एस होता है, ठीक है, और इसका मतलब होता है ना जो बिना अनुमति के अंदर आ जाए, है ना, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, याद रखना। और इसका स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी आते हैं, ये TRE डबल एस करके दे देगा। और ये देखो एक तरह का धमकी है ना, कि जो ट्रेसपासर्स है उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, यानी कि दंडित किया जाएगा। देखो थ्रेट है ये, थ्रेट में अदर सब्जेक्ट के साथ हमें शैल लगाना चाहिए, बिल्कुल सही है ना। अब आओ फोर्थ में, कम वॉट में। इसका मतलब पहले जान ले क्या है। इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बताओ, ये तो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ में कह रही हूं कि मैं आपकी सहायता करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। देखो ये डिटर्मिनेशन भी है, कहोगे ये प्रॉमिस भी तो है, क्योंकि मैं वादा कर रही हूं कि मैं सहायता करूंगी चाहे कुछ हो जाए। देखो आई के साथ विल आ गया, डिटर्मिनेशन प्रॉमिस का हो गया। अब मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूं कि तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। आई के साथ विल लगाया था प्रॉमिस में, और यू के साथ शैल लगा दिया, देखो प्रॉमिस में, है ना। और कह रहे हैं कि मैं आपको पनिश करूंगी, देखो थ्रेट है ना, आई विल पनिश यू, देखो थ्रेट में, यानी जहां पे थ्रेट में आई है विल लगा दिया, और जहां पे थ्रेट में थर्ड पर्सन था वहां पे शैल लगा दिया। और आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आपको अब रेस्ट करना चाहिए, तो यू शैल टेक रेस्ट नाउ, देखो एडवाइस है।
यानी डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट और एडवाइस के मामले में देख लो। प्रैक्टिस करने के लिए वॉल्यूम 1 अभी पहले सफिशिएंट है, फिर 1000 और 900 देख लेना, ठीक है। देखो, यू शैल टेक रेस्ट नाउ एडवाइस है। अब जितना पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। अब आ जाओ 8 और 9। बहुत फेमस लाइन है, बहुत फेमस लाइन है। ये किसने कहा था? तिलक ने, है ना। स्वराज इज माई बर्थ राइट, और हम इसे लेकर रहेंगे और मैं इसे लूंगा। अरे डिटर्मिनेशन था, डिटर्मिनेशन था तो होना चाहिए था आई विल हैव इट। लेकिन उन्होंने जो सेंटेंस दे दिया, अब उनका सेंटेंस है, हमारा तो है नहीं कि हम इसको चेंज करके कहें कि भाई आप अंग्रेजी नहीं जानते थे, ये अंग्रेजी सही करो। सो किसी महान पुरुष के द्वारा बोला गया, किसी पोयम में, किसी कोटेशन में कोई लाइन आया है, वो लाइन में हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। उस लाइन को हम उसकी तब्दीली उसमें नहीं कर सकते, उसको एज इट इज रखना पड़ेगा। वैसे ही हिंदी में एक गाना है ना, हम होंगे कामयाब, वो इंग्लिश से उठाया गया है और इंग्लिश वर्जन उसका था वी शैल ओवरकम समडे, है ना। वी शैल ओवरकम बोल रहा है कॉन्फिडेंस के साथ कि हम होंगे कामयाब एक दिन। ये तो कॉन्फिडेंस दर्शा रहा है, डिटर्मिनेशन दर्शा रहा है ना। दोनों डिटर्मिनेशन दर्शा रहा है। दोनों में होना चाहिए था आई विल, यहाँ भी वी विल होना चाहिए था। लेकिन जिसने बना दिया सो बना दिया। किसी के कहे हुए कथन पर, ईडियम में, फ्रेजेस में, कोई पोयम के लाइंस में हम अपने मर्जी से चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसे लिखो। 8 और 9 वाक्य डिटर्मिनेशन के हैं। सेंटेंस 8 एंड 9, sentences 8 and 9 are of determination. Sentences 8 and 9 are of determination. लेकिन but हम किसी पोयम, कोटेशन, पोयम, कोटेशन, ईडियम या फ्रेज में अपने मर्जी से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, बिकॉज वी कैन नॉट, बट इन पोयम, कोटेशन, ईडियम एंड फ्रेजेस वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस। चाहे वो ग्रामेटिकली सही या गलत हो, नो मैटर इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट और रॉन्ग। ठीक है। आज भी कुछ ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस में आते हैं, प्रोवर्ब्स में आते हैं, जिसका ग्रामर देख के लगेगा बहुत पुराने जमाने का ग्रामर है। हैज की जगह पे हैथ होगा, है ना। कुछ नहीं कर सकते, नहीं चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत फेमस हो चुका है, आज भी उसी फॉर्म में यूज हो रहा है, तो होता रहेगा। इसीलिए रिमेंबर देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट चेंज, क्योंकि जानते हो ये सब क्या है? ये सब पीस ऑफ आर्ट के रूप में है। किसी ने बनाया और वो इतना फेमस हो गया, अब उसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज करके हम उनके किए हुए आर्ट पे पानी फेर रहे हैं ना, वो नहीं कर सकते। ठीक है, पूछो, कोई क्वेश्चन पूछना है यहां तक तो? मस्ट नाउन हो गया अनुज जैन, मस्ट नाउन है। ठीक है, अब मस्ट का मतलब होता है कोई जरूरी चीज, वहां पे वो नाउन के रूप में काम कर रहा है अनुज। उत्पल, आपको अभी देखो, अगर आपने वर्ब पढ़ लिया है तो वर्ब के क्वेश्चंस कहां से करोगे? वॉल्यूम 1 में मॉडल के क्वेश्चन को छोड़कर करोगे पहले तो, ठीक है।
उसके बाद 1000 प्लस डिटेक्टिंग एरर को करोगे, उस पे जाके करना खाली वर्ब को। फिर 900 सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देखोगे जाके। अच्छा, उसके बाद आपको पोर्टल में हम वर्ब के शीट्स को शेयर किए हैं, वर्ब का असाइनमेंट। अब वैसे ही जब मैं टेंस खत्म करूंगी तब मैं कह सकती हूँ ना कि वॉल्यूम 1 में टेंस करो, फिर इससे करोगे, फिर इससे करोगे, फिर मैं टेंस का असाइनमेंट शेयर करूंगी। तो अभी मैं चैप्टर के बीच में आपको असाइनमेंट कैसे बोलूं करने को? ठीक है। अच्छा, अब एक कंडीशनल सेंटेंस को रोक दो, कंडीशनल फ्यूचर कंडीशनल हेडिंग डाल सकते हो, और वो नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर कंडीशनल करेंगे। वो कैप का लास्ट क्लास में हमने खत्म हो गया था। 6 में आ जाओ अब। 5 खत्म था, 6 में आओ। वो कैप 6 में। सबसे पहले इसमें हम लोग आज पैन जो रूट है ना वो देख लेते हैं। पैन जो है इसका मतलब होता है ऑल। ऐसे इकोनॉमी में कुछ लोगों ने इसको कह दिया है प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, प्रेजेंस अक्रॉस नेशन। ठीक है, बोल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पैन में आप पैन इंडिया लगा रहे हो ना, तो पैन इंडिया का मतलब होता है ऑल इंडिया। पैन इंडिया परमिट मिला हुआ है आपको, यानी कि ऑल इंडिया परमिट मिल गया आपको, इसीलिए पैन का मतलब ऑल याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आओ पैन क्रोमैटिक। देखो आईसी में खत्म हो रहा है, एडजेक्टिव है ये, और जहां पर भी क्रोमा वर्ड दिख जाए ना समझ जाना कलर की बात हो रही है। जहां पर भी क्रोमा वर्ड दिख जाए समझ जाओ कलर की बात हो रही है। तो पैन क्रोमैटिक होता है सेंसिटिव टू ऑल कलर्स, यानी सभी रंगों के प्रति संवेदनशील। ठीक है, नेक्स्ट आओ पैंडिमोनियम। देखो पैंडिमोनियम बड़ा विचित्र वर्ड है, कैसे बना है देखो। ये जो डेमन वर्ड है ना वो राक्षस है। डेमन का मतलब होता है राक्षस। कहते हैं ना सब जगह अगर राक्षस लोग हो तो कैसा कोलाहल मचेगा, शोर शराबा मच जाएगा, है ना, वही पैंडिमोनियम है। सो इफ यू सी पैंडिमोनियम इन अ कंट्री, इसका मतलब है कंप्लीट केओस एंड कंफ्यूजन है, बहुत शोर शराबा मचा हुआ है, वही है नॉइजी डिसऑर्डर, शोर शराबा, पैंडिमोनियम। ठीक है, नेक्स्ट आओ पेनिशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि इसमें ये जो एशिया है ना वो एकिया से बना हुआ है, एकॉस से, जिसका मतलब रेमेडी होता है। हालांकि उसका बहुत वर्ड्स उससे बना हुआ नहीं है, इससे जरूरी नहीं उतना जानना। पेनिशिया होता है, पैन मतलब ऑल, यानी कि जो सब बीमारियों को क्योर कर दे। इसका सिनोनिम में आया हुआ है क्योर ऑल, सीरियस में, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है और रेमेडी फॉर ऑल
डिजीजेस, रामबाण, सभी बीमारियों की दवा। ठीक है। नेक्स्ट आओ पैंथिज्म। देखो ध्यान से, पैंथिज्म, ये जो वर्ड थिज्म है ना, थिज्म और अथिज्म, थिज्म पढ़ोगे जब भगवान पे विश्वास होता है तो वो थीस्ट होते हैं, वो थिज्म होता है यानी कि विश्वास भगवान पर। और पैन मतलब ऑल हो गया, यानी पैंथिज्म होते हैं वन हु हैज, पैंथीस्ट होते हैं वन हु हैज फेथ इन ऑल द रिलीजन्स। तो पैंथिज्म क्या होगा? पैंथिज्म इज बिलीफ इन ऑल रिलीजन्स, है ना। पैंथीस्ट होते हैं, ऐसा व्यक्ति को पैंथीस्ट कहते हैं, वन हु बिलीव्स इन ऑल रिलीजन्स। ठीक है। सो पैंथिज्म एंड पैंथीस्ट, पैंडिमोनियम, पेनेशिया, ये सब नाउन है। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई चीज का नाम है ना। देखो चलो उतारा, फटाफट उतारो। अब अगर मैं ये वर्ड पैन हटा दूं ना, खाली पैन हटा दूं, ये दोनों से मैं पैन हटा दूं, पैन का मतलब ऑल था तो मुझे ये ऑल हटाना पड़ेगा। और जब ऑल हटा दिया तो फिर रिलीजियंस को रिलीजन कर दो, गॉड कर दो, है ना। सो थिज्म इज बिलीफ इन रिलीजन, यानी बिलीफ इन गॉड। ठीक है। एंड थीस्ट इज वन हु बिलीव्स इन रिलीजन, यानी कि जो भगवान को मानता है, राइट। लेकिन ये भगवान से रिलेटेड वर्ड जो है ना, वो एक दूसरे शीट में है, इसलिए इसमें मैं बहुत अंदर अभी नहीं जाऊंगी। ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, पैंथियन। पैन मतलब ऑल हुआ, और थियो अगेन रिलीजन से बात कर रहा है, रिलीजन की कुछ बात कर रहा है। पैंथियन होता है अ टेम्पल ऑफ ऑल रिलीजन्स, यानी ऑल रिलीजन्स को आप कह सकते हो कि लोग वहां आते हैं, वो पैंथियन होता है ना। वहां पे किसी एक भगवान की या एक धर्म के भगवान के मूर्तियां नहीं होंगी, वो पैंथियन होता है। लेकिन पैंथियन का एक और मतलब निकलता है, और वो होता है ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल। खुद सोचो ना कि सारे धर्मों के भगवान जिस मंदिर पे है वो कितना पावरफुल लोगों का मतलब भगवान लोगों का समूह है। तो इसीलिए नॉर्मल बात में अगर हम पैंथियन कह रहे हैं, यानी जहां पे लोग बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत पावरफुल है, तो पैंथियन उसको भी कहते हैं। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ पेनार्की। देखो आर्की वर्ड जहां दिख जाए समझ जाना, आर्की का मतलब होता है राज, यानी शासन, यानी रूल। ठीक है। आप पेनार्की इंग्लैंड का देखा था आपने, ब्रिटेन का क्या देखा था कि कहते थे उनके राज्य में कभी सूरज डूबता ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ डूबे तो दूसरा तरफ निकल जाए। यानी यूनिवर्सल रूल, सब जगह पे उन्हीं का शासन दिखता था। दैट वाज पेनार्की, दैट वाज यूनिवर्सल रूल, मतलब सार्वभौमिक राज था उनका। लेकिन एक और वर्ड है जिन
से हम इनको कंफ्यूज करते हैं। वो वर्ड है आपके 17 नंबर में, पैंटिसोक्रेसी। अब कहोगे इसमें भी तो वही प्रॉब्लम है। इसमें क्या है? क्रेसी का मतलब होता है अगेन रूल, शासन। जैसे डेमोक्रेसी में लोगों का शासन होता है, फिर यही तो है। पैन मतलब ऑल और क्रेसी मतलब रूल। नहीं, पेनार्की मैंने कहा इंग्लैंड का देखा था आपने, सब जगह उसी का शासन था। लेकिन पैंटिसोक्रेसी कहता है कि भाई हम सब रूल कर सकते हैं क्योंकि हम सब इक्वल है। कहते हैं ना इंडिया में, कहते हैं भाई एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। क्यों? अगर क्षमता है तो। यानी हम सब इक्वल है, हम में से कोई भी रूल कर सकता है। सो पैंटिसोक्रेसी इज अ government in which anyone मतलब all हो गया, can rule, all can rule, कोई भी। मतलब all का मतलब ये नहीं हो सब लोग मिलकर शासन करने लगे, ठीक है ना। कोई भी रूल कर सकता है क्योंकि सब लोग बराबर है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट, पैंडेमिक। देखो डेमिक वर्ड आया है डेमो से। डेमो का मतलब होता है लोग। डेमो से आया है। सो पैंडेमिक का मतलब होता है कि इन्वॉल्विंग पीपल ऑफ ऑल द प्लेसेस। पैन मतलब सब जगह का। यानी अगर मैं पैंडेमिक कल्चर की बात करूं, ऑल कह दे या डिफरेंट कह दे, है ना। पैंडेमिक कल्चर दिखता है आपको, यानी हर जगह का कल्चर दिख जाएगा आपको, विभिन्न प्रकार के लोगों का कल्चर दिख रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, पैन हार्मोनिक। हार्मनी से बना है हार्मोनिक। देखो पैंडेमिक हो या पैन हार्मोनिक हो, ये दोनों एडजेक्टिव है, ठीक है। हार्मनी से बना है यानी कि सहिष्णुता से, अच्छा सामंजस्य। आप चाहते हो ना कि सब जगह सब लोग खुश रहे, सहिष्णुता रहे, मारकाट ना हो, है ना। तो वही तो है पैन हार्मोनिक कंट्री चाहते हैं हम पैन हार्मोनिक वर्ल्ड सोचते हैं कि हो जाए। इसका मतलब यूनिवर्सल, सब जगह। पैन मतलब ऑल हो गया, यूनिवर्सल, और एकॉर्ड का मतलब होता है अच्छा रिलेशन, सहिष्णुता, है ना। एकॉर्ड और कनकॉर्ड का मतलब ही होता है डिस्कॉर्ड का एंटोनिम, फसाद झगड़ा नहीं हो कहीं पर भी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, पैन मेशिया और एमनेशिया, ये दो देखो, एक सेकेंड, ये क्योंकि मुझे ये रूट पकड़ना है। ये देखो, ये रूट, ये होता है मेमोरी का रूट, याददाश्त का, ठीक है। एक बीमारी है एमनेशिया, ये है लॉस ऑफ मेमोरी। कभी कभी कुछ लोग एक समय की बात भूल जाते हैं, एक्सीडेंट वगैरह के बाद वो पार्शियल एमनेशिया के शिकार हो जाते हैं। अब पैनमेशिया कहता है, एक थ्योरी है, कहता है कि हमारे दिमाग में सब कुछ स्टोर होता है, कुछ हुआ है आपके साथ ना, बस खाली आपको याद दिलाने की देर है, आपको सब कुछ याद आ जाता है। इसीलिए पैनमेशिया इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट वर्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। पैन का मतलब है ऑल, सब कुछ हमारे मेमोरी में स्टोर्ड है।
ठीक है। और जब हमने एमनेशिया किया है ना, तो एक और बीमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता रहता है, वो भी लिख लो, एफेशिया, दैट इज लॉस ऑफ स्पीच। ठीक है, जो बोलने की क्षमता खराब हो जाती है ना, तो एफेशिया हो जाता है। जनरली आदमी को लकवा वगैरह मारता है, उसके बाद वो बोल नहीं पाता है, बोलता है तो समझ में नहीं आता है, दैट इज लॉस ऑफ स्पीच। ठीक है, चलो यहीं तक रहने दो। अब बहुत सारे आप क्वेश्चंस बीच बीच में पूछ रहे थे जो मैं बता नहीं पा रही थी, इसीलिए, क्योंकि वो कैब के बीच में मैं बताना नहीं चाह रही थी। चलो वो कट कर लेना वोकैबुलरी का। अब पैनोरामा बताऊंगी, अभी रुको। फोबिया जो है वो पैनोफोबिया भी आएगा, रुक जाओ अभी। पार्ट ऑफ स्पीच